आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और शिक्षा एंड एजुकेशन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसको कि अपन बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि संसार के प्रत्येक समाज में स्तर है। स्तर से मतलब ये है स्तर से मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति धनी हैं, कुछ निर्धन हैं, कुछ शक्तिशाली हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ प्रतिष्ठित हैं, कुछ महत्वहीन हैं। इसको अपन बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। यानी कि समाज में हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, इन सब में स्तर है। तो इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है और व्यक्तियों में स्तर है। स्तर का मतलब क्या है कि उसमें असमानता है। इस कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो इस असमानता को उत्पन्न करती हैं। इसी विभिन्नता के कारण समाज के विभिन्न समूह और स्तर, विभिन्न समूह, वर्ग, स्तर एक से ऊपर एक लेवल बनाते हैं और इस स्तर के बनने की प्रक्रिया को हम सामाजिक स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से समाज में बहुत सारी असमानताएं व्याप्त हैं और इन असमानताओं के कारण अमीर, गरीब, उच्च, निम्न, इन असमानताओं के कारण समाज में व्यक्तियों में तनाव की स्थिति देखने को प्राप्त होती है। अब स्तरीकरण एक तरह से ये जो सब विषय है ये क्या है, सोशलॉजी का एक टॉपिक है। अब समाजशास्त्री इस स्तरीकरण के बारे में 3 बातों का अध्ययन करते हैं। पहला तो है व्यक्ति का जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को समाज में जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सी विशेषताओं की आवश्यकता होती है और वह समाज में, ये सबको पता है कि सभी को उपलब्ध हैं या नहीं है, समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। रोजगार है, शिक्षा है, धन है और इसके कारण उसमें उसको अवसर नहीं मिल पाता है। पहला तो ये जीवन स्तर की बात करते हैं। दूसरा अपन कहते हैं सामाजिक स्तर। किसी भी समाज में व्यक्ति एक समान नहीं होता। समाज एक चेन प्रोसेस है, श्रेणीबद्ध व्यवस्था जिसको अपन बोलते हैं। कुछ लोग जन्म से ही ऊंचा स्थान होते हैं। जैसे अमीर व्यक्ति के घर में कोई बालक जन्म लेगा तो वो प्रारंभ से ही अमीर होगा। कुछ लोग गरीब होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ उस स्थान को प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपेक्षाकृत संतुष्ट हो जाते हैं और जो प्राप्त नहीं कर पाते वो असंतुष्ट रहते हैं। तो जो इस प्रकार की जो चीज़ है यह बहुत ही ज़्यादा समाजशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय है कि जो अथक प्रयास करने के बाद भी सामाजिक में अपनी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो दूसरों पे अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं या रखते हैं और निम्न स्तर के लोगों को ऊपर आने से रोकते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं। इसको अपन राजनीतिक प्रभाव के रूप में ले सकते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण और इसको स्पष्ट करने के लिए इसको अनेक जो समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ इसको परिभाषित किया है। जैसे कि विलियम एल्बर्ट ने क्या है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था वर्टिकल थ्योरी। उसमें वर्टिकल थ्योरी में उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण समाज को व्यवस्थित करने की व्याख्या करता है। यह कार्य समाज के व्यक्तियों को या कार्यों को एक दूसरे से ऊपर या नीचे निर्धारित करता है। दूसरी परिभाषा दी मेलबोर्न ने, उनकी साधारण सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। स्तरीकरण उन्होंने कहा विभेदीकरण और मूल्यांकन, 2 चीज़ का उपयोग किया। विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है। सोरोकिन ने कहा
कि सामाजिक स्त्रीकरण से तात्पर्य किसी जनसंख्या विशेष को एक दूसरे के ऊपर स्त्रीकरण वर्गों में विभेद करने से है। मूर ने कहा कि स्त्रीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च और कुछ निम्न इकाइयों में यूनिट्स में विभाजित कर दिया जाता है। मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण के लिए ये कहा। अब सामाजिक स्त्रीकरण क्यों किया जाता है या इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना। एक चीज़ है, प्रश्न भी आता है ये कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना। इस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण को एक अपन जो चार्ट है इसके द्वारा भी अपन समझ सकते हैं, जिसमें कि जितने भी कार्य उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग द्वारा किए गए कार्य हैं, मध्यम वर्ग द्वारा किए गए कार्य हैं, निम्न वर्ग द्वारा किए गए कार्य हैं, ये सब हैं, ये सब एक दूसरे से आपस में एक चेन के द्वारा, एक श्रेणी के द्वारा जुड़े हुए हैं और इसको अपन एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अब है इसका प्रोसेस, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रोसेस। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रोसेस में कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं को अपन इसमें सम्मिलित करते हैं, जैसे कि विभेदीकरण, क्रम विन्यास, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, पुरस्कार अथवा दंड। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार। समाजशास्त्रियों ने अब तक समाज को मुख्य रूप से 5 आधार पर विभक्त किया है। पहला है दास्ता की प्रथा। दास्ता की प्रथा हम जानते हैं कि प्राचीन काल में, मध्य युग में दास्ता की प्रथा थी और जो उनके लिए बहुत कठोर नियम होते थे, कुछ उनको कानूनी अधिकार या किसी भी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। संसार के अधिकांश समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण का जो मुख्य आधार है वो रहा है वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज में भी यही रहा है ना। और इसी समाज में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, श्रम और सेवाओं की पूर्ति के लिए वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया था। लेकिन पहले ये व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, जो अपन काम करते थे वही अपना वर्ण हो जाता था। लेकिन बाद में ये जन पे आधारित हो गई। जन पे आधारित होने से ये हो गया कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का कार्य करेगा, शूद्र का बेटा शूद्र का ही कार्य करेगा, और महाजन वर्ग में महाजन का ही कार्य करेगा, ब्राह्मण वर्ग में पूजा पाठ का ही कार्य करेगा। तो ये इसकी दूषित प्रणाली हो गई। तीसरा था जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, या एक गुण क्या, इसको विशेषता ही मान लें। जाति व्यवस्था के आने से समाज हजारों खंडों में सम स्तरीय और विषम स्तरीय रूप में विभक्त हो गया। जाति व्यवस्था से क्योंकि जातियां इतनी हो गई कि हजारों उसके जातियां उपजातियां हो गई। एक हडसन एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 5000 से अधिक लगभग जातियां और उपजातियां हैं और वर्तमान में जाति पर आधारित स्त्रीकरण का प्रभाव है, जो कि वर्ण व्यवस्था पर विशेष रूप से दिखाई देता है। इसके बाद है संपदा व्यवस्था। यह संपदा व्यवस्था जो थी ये यूरोप और रूस में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार समाज संपदा के आधार पर विभाजित था और जातियों के प्रतिकूल स्टेट का निर्माण धार्मिक नियम कानून के बजाय मानव निर्मित, इसमें देखिए, मानव निर्मित राजनीतिक कानूनों के द्वारा हुआ। यूरोपीय समाज कभी स्टेट के आधार पर स्थापित था। जाति व्यवस्था की तरह यूरोप में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समूह में विभाजित थे। एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना बहुत कठिन कार्य था और यूरोप का जो समाज है मध्यकाल में 3 स्टेट्स में विभाजित था। इसके बाद है वर्ग व्यवस्था। वर्तमान समय में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ग है। मार्क्स ने कहा है कि वर्ग पूंजी और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के विचार पर आधारित है। मार्क्स ने समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला वे जिसके पास पूंजी थी और जो
उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखता था, जिसको कि हम कहते हैं पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वो जो उत्पादन करता है, जिसको कि अपन मजदूर वर्ग के नाम से जानते हैं। अब उन्होंने कहा कि इस वर्ग का जो आधार है वो मात्र आर्थिक नहीं है, बल्कि आधार ये भी है कि किस व्यक्ति की सेवा का बाजार मूल्य क्या है, यानी कि उस जो वो कार्य कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। और ये किस चीज़ पर निर्धारण करती है? ये व्यक्ति की योग्यता और शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की बाजार मूल्य, यानी कि उसकी बाजार में क्या कीमत है, वो क्या कार्य अच्छे से अच्छा कर सकता है। इसलिए यह जो है ये क्या कहते हैं, बहुत हद तक व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है। अगर कोई सामान्य आदमी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है तो वो भी इसमें आगे बढ़ सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है और वो ज़्यादा उसकी कोई योग्यता नहीं है तो वो उसमें नीचे के स्तर पर आ जाता है। अब कुछ सामाजिक स्त्रीकरण है, उसके कुछ अन्य आधार भी हैं, जैसे कि आयु है, धर्म है, सामाजिक वर्ग है, वैधानिक संरक्षण है, राजनीतिक है, लिंग, जाति, कहाँ रहता है, निवास स्थान, उसका क्या व्यवसाय है, और सामाजिक मूल्यांकन आदि। अब अपन बात करते हैं सामाजिक स्तर की विशेषता, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं की। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं को अपन इस रूप में ले सकते हैं कि ये तो अपन ने देखा कि प्रत्येक समाज में सामाजिक स्त्रीकरण रहा है, प्राचीन काल से अब तक ये किसी न किसी रूप में रहा है, और ये वर्तमान तक भी है। हाँ, इसकी जो आधार और स्वरूप है, किस आधार पर रहा है, इसमें अंतर होते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये प्राचीन काल से अब तक ये सामाजिक स्त्रीकरण रहा है। प्रत्येक काल में सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप में अंतर रहा है। स्थान, काल, सभ्यता, संस्कृति आदि में इसके विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। तीसरी भी बात वही है, सामाजिक स्त्रीकरण प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में रहा है, और इसमें आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति का है। अगला है सामाजिक स्त्रीकरण परिणामिक है, और ये व्यक्ति में असमानता उत्पन्न करता है, और असमानता को हम व्यक्ति के जीने के अवसरों और जीवन शैली में देख सकते हैं। अगली विशेषता के बारे में बात करें कि समाज के विभिन्न स्थायी समूह व श्रेणियाँ उच्चता और अधिकता के संबंधों के द्वारा जुड़े हैं, यानी कि ये जो कुछ उच्च हैं, कुछ उच्च वर्ग है और कुछ जो निम्न वर्ग है, वो आपस में एक चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये संपूर्ण व्याप्त है, किसी एक सीमित नहीं है, ये असीमित है। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत समाज उच्च और निम्न इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है या कर दिया गया है। अब सामाजिक स्त्रीकरण के अन्य कुछ प्रकार भी हैं। एक है आरोपित स्थिति और दूसरी है अर्जित स्थिति। आरोपित स्थिति और अर्जित स्थिति। आरोपित स्थिति वो स्थिति है जो हमें जन्म से या जैविक आधार पर प्राप्त होती है, और जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो ये क्या है, आरोपित स्थिति है। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, और जिस स्थिति में हम शुरू से आए हैं उस स्थिति में है। तो ये एक पहली तो है आरोपित स्थिति। दूसरी स्थिति है अर्जित स्थिति। अर्जित स्थिति जन्मजात नहीं है, और हम अपने प्रयासों से उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से 3 सिद्धांत को अपन प्रमुख मान सकते हैं। पहला है प्रकार्यवादी सिद्धांत, दूसरा है संघर्षवादी, और तीसरा है संकलनवादी सिद्धांत। संक्षेप में हम देखें तो प्रकार्यवादी विचारधारा, जिसको कि किंग्स डेविड और एल्बर्ट मूल ने इसको प्रतिपादित किया। उनके अनुसार विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ स्त्रीकरण नहीं है। हर समाज में किसी न किसी प्रकार का स्त्रीकरण है। प्रतिष्ठा का देखिए स्त्रीकरण है, प्रतिष्ठा का बंटवारा भी है। और डेविड और मूर ने कहा कि किसी भी समाज में, कोई सा भी समाज हो, चाहे पिछड़ा हो चाहे विकसित समाज हो, सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। समानता की एक सीमा है, और
समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण होना संभव भी नहीं है, यानी कि समाज में कुछ असमान व्यक्ति तो रहते ही हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करके उच्च वर्गों पर काम करने लग जाते हैं। कुछ मेधावी व्यक्ति हैं तो वो भी उच्च कार्य करने लग जाते हैं। और उनके अनुसार कि समाज के जो लोग हैं, जो मान लीजिए निम्न स्तर पर हैं और वह उच्च कार्य करेंगे, तभी उनको पारिस्थितिक रूप में उच्च वेतन मिलेगा। दूसरा है संघर्षवादी विचारधारा। इसका प्रतिपादन किया कार्ल मार्क्स ने। अपनी एक पुस्तक थी साम्यवादी घोषणा पत्र। इसमें सामाजिक स्त्रीकरण को स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आज तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, अर्थात प्रत्येक काल में वर्ग रहे हैं और उनके बीच निरंतर संघर्ष चला है। पहले वाली विचारधारा में संघर्ष शब्द का उपयोग नहीं था, उसमें केवल स्त्रीकरण का उपयोग था। और इसमें वर्ग रहे, ये तो पहले वाली विचारधारा भी कहती है, लेकिन जो संघर्षवादी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं उसमें यह है कि स्त्रीकरण भी रहा है और स्त्रीकरण समाज के जो स्त्रीकरण है उस वर्ग के बीच में संघर्ष भी रहा है। तीसरी है संकल्पनावादी विचारधारा। संकल्पनावादी विचारधारा के हिसाब से मैक्स वेबर ने कहा कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर और संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, केवल इसी आधार पर वर्ग का निर्धारण नहीं होता, बल्कि समाज में उसकी योग्यता और सेवा की क्या कीमत है, इसके आधार पर भी उसकी योग्यता का निर्धारण होता है। वेबर का विचार है कि संपत्ति के अतिरिक्त शक्ति, सम्मान के आधार पर भी समाज में स्त्रीकरण का निर्धारण होता है।